10 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हमारे टेबल के ऊपर न्यूज़ हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ हैं, एक आर्टिकल फ्यूल और जीएसटी के बारे में है और यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं। एक हेल्थ के ऊपर है, दूसरा जो है दिस वन इज़ अबाउट एजुकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। लेट्स मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर और इसमें यूपीएससी का जो डेडिकेटेड कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स है ये भी इंक्लूडेड है। इसमें अभी फ़िलहाल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज अवर कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें स्टडी आई क्यू का मोबाइल ऐप, या फिर आप हमारी वेबसाइट studiiq.com को भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप के ऊपर से आपको कोर्स की डिटेल्स, फीचर्स, सब्जेक्ट्स, प्राइस, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज की पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे देश में कितना ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी सप्लाई कैसे चल रही है, सारी चीज़ों का एक रिव्यू किया है। हमारे देश में 1500 से भी ज़्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर सेटअप किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने लोगों को ये अपील की है कि हमें हमारे जो गार्ड्स हैं उनको लोअर नहीं करना चाहिए। कोरोना का थ्रेट आज भी है, तो मेक श्योर कि आप मास्क पहने, अपने हाथों को धोएं, यूज़ सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का आज भी हमें पालन करना है। 37 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस जो हैं वो हमारे देश में दिए गए हैं और रिकवरी रेट 97.19% हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने डिस्कशन की थी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने ये कहा है कि ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो काफ़ी सही तरीके से जा रही है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कंप्लीट किया जाएगा। G20 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, G20 हाई लेवल टैक्स सिंपोजियम ऑन टैक्स पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज, इसको वर्चुअली अटेंड किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। भारत और इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और कर रहे हैं, और इस दिशा में काम भी चल रहा है, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया है। जॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ NRAI पवन सिंह साहब पहले ऐसे भारत के ज्यूरर बने हैं जो टोक्यो ओलंपिक में पार्ट लेंगे। राइट, ही इज गोइंग टू बी द ज्यूरर, इंडियन ज्यूरर, फर्स्ट एवर इंडियन ज्यूरर फॉर अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक व्यक्ति को, एक टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है। ये जो टेररिस्ट है इसकी लिंक LET के साथ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो आसाम में चल रही है, तो इसका बेनिफिट 2.51 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। Center denies issuing any public notice regarding conduct of NEET UG on 5th September। ये एक अफवाह थी। हमारे S जयशंकर साहब ने उनके काउंटर पार्ट, रशिया के काउंटर पार्ट टू बी प्रिसाइज, सर्गेई लेवरोव साहब के साथ मॉस्को में डिस्कशन की। चाइना के बहुत सारे एरिया में बाढ़ आ चुकी है और मड स्लाइड्स भी हुए हैं। दूसरी जो एक खबर चाइना के साथ जुड़ी हुई, चाइनीज़ ऑफिशियल ने यह कहा है कि जो जायंट पांडाज हैं वो अब एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल यानी कि अभी भी वो ख़तरे में है, या फिर अभी भी उनकी सिचुएशन नाजुक है। अगर देखभाल नहीं की गई तो वो एंडेंजर हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो एंडेंजर्ड नहीं है। रेल कार्गो मूवमेंट इंडिया और नेपाल के बीच में जो चल रहा है, तो इसको एक नया बूस्ट मिला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके काउंटर पार्ट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को थैंक्स कहा है फॉर द गिफ्ट ऑफ मैंगोज़। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं टोक्यो ओलंपिक्स की हमारी तैयारी कैसी है इसको भी रिव्यू करेंगे। नवी मुंबई के रेसिडेंट्स ने मिलकर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है ताकि हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल तक टाइम पर पहुंचाया जाए। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो व्हाट्सएप के ऊपर जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो केस चल रहा है, तो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया है कि भारत का जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जब वो लॉ बन जाएगा तो व्हाट्सएप उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप के जो एडवोकेट हैं हरीश साल्वे साहब, उन्होंने कोर्ट को ये बताया
कि भारत सरकार जब भी नया रूल लेकर आएगी तो उस रूल को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप तैयार है, और व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको तब तक स्टॉप करने के लिए, होल्ड पर रखने के लिए भी व्हाट्सएप तैयार है। इसके साथ व्हाट्सएप के जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी अपील की कि सीसीआई की जो प्रॉब चल रही है उसको रोका जाए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। दूसरी जो खबर है, ये फाइनेंशियल खबर जो है, ये इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है। जल्द ही दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? अगर हम किसी भी दो देश के बीच में व्यापार की बात करें तो उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि लगभग 80% या फिर उससे ज़्यादा की चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर देश से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूके और इंडिया की, राइट? तो इंडिया जो भी चीज़ें यूके से इंपोर्ट करता है और भारत जो यूके को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी या फिर आप कह सकते हैं जो इंपोर्ट टैक्स है ये नहीं लगाया जाएगा। तो इससे होगा ये कि जब ड्यूटी नहीं लगेगी, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत जो है वो कम हो जाएगी। यही बात हुई कि अगर कोई सामान मैं गुजरात से महाराष्ट्र भेज रहा हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार की महाराष्ट्र में ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो मैं आराम से, मैं अपने एक पड़ोसी को या फिर नेक्स्ट डोर नेबर को जो सामान बेचूं, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, लेकिन मैं अपने जो पड़ोसी को सामान बेचूंगा तो उसमें जैसे मुझे कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन कोई ड्यूटी तो पे नहीं करनी पड़ेगी व्हेन आई सेंड दिस आइटम फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। द सेम वे अगर कोई आइटम यूके से भारत आती है या फिर भारत से यूके जाती है, तो अगर दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो फिर ये ड्यूटीज चली जाएगी। तो व्यापार जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम उनको बेच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमें बेचेंगे, तो गिव एंड टेक होगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे और सभी कंपनीज़ को, दोनों देशों की कंपनीज़ को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, जॉब्स जनरेट होगी, और ये इसके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। तो बहुत ही क्विकली मैंने आपको एफटीए क्या है वो समझाने की कोशिश की। आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कई बार ये एफटीए जब आप पढ़ेंगे तो या फिर पढ़ते हैं तो एक डिफिकल्टी होती है, व्हाट इज़ फ्री ट्रेड? क्या फ्री में सारी चीज़ें एक दूसरे को देंगे? नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से एफटीए जो है वो काम करता है। दोनों देशों ने गुजरात इंडस्ट्रियल फाइनेंस टेक सिटी, जो गिफ्ट सिटी है, उसके बारे में, बैंकिंग और पेमेंट के बारे में, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कशन की। और अक्टूबर 2020 में दोनों देशों ने एंगेजमेंट की थी, यानी कि एक एनुअल जो हमारी एंगेजमेंट है, एनुअल डिस्कशन है, 10th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, उस टाइम पर बात की थी कि दोनों देश जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बात करें तो ये की पिलर है, जो रोड मैप है 2030 तक का, लंदन एंड न्यू दिल्ली का, तो इसमें फाइनेंशियल कोऑपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और यूके जो है वो चाहता है कि हमारे देश में वो डेट मार्केट जो हैं, तो डेट मार्केट हैं और डेट मार्केट इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, और हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस क्षेत्र में सीख सकते हैं। स्टेटमेंट ये बाहर आया है कि देयर वाज आल्सो अ प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्रीज्ड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी इंक्लूडिंग एन अपडेट फ्रॉम इंडिया ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट लिस्टिंग पॉलिसी। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक राइट डायरेक्शन में इंडिया और यूके के रिलेशनशिप जो हैं वो जा रहे हैं। और ब्रेक्जिट के बाद यूके भी जो है वो अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग क्षेत्रों के साथ नई फाइनेंशियल, नई ट्रेड, नई इन्वेस्टमेंट की डील जो है वो करना चाहता है, और इसी दिशा में ये एक राइट कदम है। ओपिनियन एडिटोरियल्स की बात करें तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, इट्स फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल, ब्रिंग फ्यूल गैस अंडर जीएसटी एम्बिट। क्लियरली टाइटल से पता चल जाता है कि इस आर्टिकल में यही बात बताई है कि जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, तो इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाता है, और राज्य सरकारें भी इसके ऊपर टैक्स लगाती हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सिर्फ जीएसटी लगे, बाकी के जो टैक्सेस हैं, वैट और सेंट्रल एक्साइज, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ना लगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फ्यूल की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। फ्यूल की प्राइसेस बहुत सारे राज्यों में
सेंचुरी मार्क यानी कि 3 डिजिट 100 रुपये से भी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत सारे राज्य में हो चुकी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो जब मैं अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए गया तो आई वॉज बिट शॉक्ड टू फाइंड आउट के फ्यूल की प्राइस जो है वो लगभग 97 रुपीज़ के आसपास थी। और एक डिस्टेंस जो है मेरे घर से एक मेरे रिलेटिव हैं, तो एवरी फोर्टनाइट 15 दिन में एक बार तो मैं वहाँ पर, वो एक छोटा सा गांव है, तो आई आई गो देयर विथ माय फैमिली। तो जब मैं पहले वहाँ पर जाता था तो इट यूज टू कॉस्ट में रफली 600 रुपीज़ आने और जाने के, 600 रुपीज़ या फिर 650 समथिंग लाइक दैट। प्रिसाइसली मुझे नहीं पता है बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रफ एस्टिमेशन। तो इट यूज टू कॉस्ट में 600 या फिर 650 रुपीज़। अब सेम डिस्टेंस मैं अब जब ट्रैवल करता हूँ तो लगभग 1,000 रुपये जितने का फ्यूल जो है वो मेरी कार को चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, जैसे मैंने बताया, आई गो देयर फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार जाता हूँ, महीने में 2 बार। तो लगभग महीने का जो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है आई एम पेइंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल। इसके अलावा जस्ट थिंक अबाउट वे सारे लोग जो हर रोज़ मोटरसाइकिल लेके या फिर कार लेके उनको अपने घर से अपना जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जाना पड़ता है। तो पहले वो लेट्स से महीने में 5,000 रुपये का फ्यूल यूज़ करते थे, अब 6,500 या फिर 7,000 रुपीज़ का फ्यूल जो है वो उनको चाहिए। तो क्या उतना ही उनकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है? नो, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी जो है वो कोविड की चपेट से धीरे धीरे बाहर आ रही है, और ऐसे समय में जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जब हमें स्पीड की तलाश है, तो स्पीड अगर हमें चाहिए तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये फ्यूल की प्राइस या फिर इन्फ्लेशन जो है वो एक बाधा ना बने। इन्फ्लेशन विल बी लाइक एक प्रकार से एक इंक्लाइन हो जाएगा कि आपको एक एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाएगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। ऐसे चढ़ना जो है इट्स हार्ड। इफ़ यू हैव टू रन और वॉक स्ट्रेट तो दैट इज़ ओके, ग्रेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन जब आपको ऐसे चढ़ना है तो ऑफ कोर्स ग्रेविटी विल बी ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी ड्रेनर। इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो फिर ग्रोथ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो हर एक चीज़ के ऊपर देखने को मिलेगी। वेजिटेबल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, आपके ऑयल की प्राइस, ऑयल आई एम टॉकिंग अबाउट कुकिंग ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी। जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं सभी चीज़ों में, बिस्किट के पैकेट्स और सारी चीज़ों में, या तो प्राइस बढ़ेगी या फिर क्वांटिटी कम की जाएगी। तो क्वांटिटी कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उतनी वर्किंग आवर्स कम होगी, अगेन लोगों की जॉब्स चली जाएगी। तो फिलहाल हमें चाहिए ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो, इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल आ जाए। ये सारी चीज़ें अगर हमें चाहिए तो फ्यूल की प्राइस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वन ऑफ द मेन रीज़न, एक रीज़न जो है जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइजेस। अब भारत एक ऐसा देश है जो लगभग 80% से भी ज़्यादा फ्यूल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों के ऊपर। दूसरे देशों में जब कुछ गलत होता है, जैसे कि अरेबिक वर्ल्ड की बात करें या फिर ओपेक देशों की बात करें। अब ये ओपेक देश जो हैं, हाल ही में इनकी मीटिंग हुई, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और एक ग्रुप भी है ओपेक और ओपेक प्लस भी। ओपेक प्लस यानी कि जब आप इसमें रशिया को ऐड कर देते हैं, ओपेक प्लस की जब हम बात करें तो वी आर एडिंग रशिया, रशिया नहीं है तो इट इज़ ओपेक। तो बेसिकली ओपेक या फिर ओपेक प्लस जो है, इनकी एक मीटिंग हुई और इसमें सऊदी अरेबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों देशों के बीच में क्लैश हो गया। एक देश ये कह रहा है कि प्रोडक्शन को कट करेंगे, एक देश ये कह रहा है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। अब अगेन यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई को समझना है। फ्यूल जो है वो जितना आप ज़्यादा पैदा करेंगे, या फिर कोई भी चीज़ अगर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड जो है वो उतनी कोई ख़ास नहीं रहेगी, क्योंकि वो चीज़ जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, या फिर ना के बराबर पैसे आप पे करेंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फ्यूल जो है उसकी प्राइस मीन्स
उसके प्रोडक्शन के लिए आपने बहुत बड़ी मशीनरी लगाई है, फिर आप रिसर्च के लिए पैसे खर्च किए थे, नए नए एक्सप्लोरेशन के लिए आप पैसे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बिजनेस मॉडल, डिफ़िकल्ट तो नहीं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, द राइट वर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक लेवल के पैसे तो चाहिए ही, या फिर लेट्स से कि एक बैरल अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो सऊदी अरेबिया जैसे देश के लिए लगभग सारी चीज़ें आप मिला लें, उनके बेनिफिट्स और जो वो अपने लोगों को फ्री में जो भी चीज़ें देते हैं एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आप मिला लें तो $70 तो उनको पर बैरल मिलने ही चाहिए। अगर $70 से कम पर बैरल उनको मिल रहे हैं तो वो नुकसान कर रहा है, 70 से अप है तो वो फ़ायदे का सौदा है। तो अब ये देशों के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। कोई देश जो है वो ये कह रहा है कि अभी फ़िलहाल प्राइस हम कम रखें, प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा बढ़ाएं। कई देश का कहना यह है कि भाई आप प्रोडक्शन को कम कीजिए और प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तब जाकर हमें प्रॉफिट मिलेगा, वरना फिर हमें एक लंबे समय से नुकसान फेस कर रहा है। क्योंकि कोविड के टाइम पर लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो चुका था। लेकिन फ्यूल का प्रोडक्शन जो है उसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि आप मशीनरी को स्टॉप नहीं कर सकते। वो ऑयल जो है वो निकालता ही रहेगा, उसको बंद करेंगे तो भी नुकसान होगा, तो वो ऑयल जो है वो निकालता रहेगा और फिर ऐसा होगा कि आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी फुल हो जाएगी और उसके बाद का जो ऑयल है वो आप कुछ उसका नहीं हो सकता। तो आप प्राइजेस कम कर कर के भी मार्केट में वो फ्यूल जो है वो पहुंचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें, वन ऑफ द रीज़न इज़ कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ, तो इसकी वजह से ये ऑयल की प्राइसेस जो हैं ये अप एंड डाउन हुई। लेकिन हमारे देश में ऑयल की प्राइस जो है वो कम नहीं हुई। हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, तो सरकार का ये सोचना है कि हेल्थ और ये सारी चीज़ों में जो खर्च हुआ है तो उसके लिए रेवेन्यू सरकार के पास आना चाहिए। अब जीएसटी और उन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था कि रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हुआ। वैसे जीएसटी का रेवेन्यू काफ़ी सही चल रहा है कंपेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। हमने फर्स्ट क्वार्टर की भी बात की थी कि फर्स्ट क्वार्टर का जो कलेक्शन है वो लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है, या फिर अभी तक के जो क्वार्टर्स हैं फर्स्ट क्वार्टर्स तो उससे ज़्यादा रहा, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन सामने हमारे खर्च भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो सरकार के लिए ये एक इजी मनी है, एक इजी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। कई बार लोग जो हैं वो डिस्कशन में ये कह देते हैं, मीन्स लोगों के बीच में जब डिस्कशन होती है तो कई लोग ऐसा कह देते हैं, मैंने तो सुना है, आई एम नॉट श्योर आपने सुना हो या नहीं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है, पहले अपना टैक्स पे कीजिए उसके बाद बोलिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है उसके पास फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहती, उसको लगता है कि मैं कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी जो है जिसका जन्म हुआ या फिर जन्म से पहले भी उसके लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। आप एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि आपकी इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स पे करें, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो चीज़ें हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं उसमें भी टैक्स होगा, तो यू आर ऑल्सो पेइंग। आप अगर अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं तो मदर फादर की जेब से दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। तो आप टैक्स पे करते ही हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स पे तो करते ही हैं। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए था। अब एज वी ऑल नो, इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, रेगुलर स्टूडेंट्स को पता होगा कि लगभग 60% जितना फ्यूल की, अगर 100 रुपये प्राइस है तो 60 रुपीज़ जो है वो टैक्स हैं उसके ऊपर। 40 रुपये फ्यूल की प्राइस है और 60 रुपीज़ टैक्स हैं। तो इतना बड़ा एक लायंस शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ले जाती हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 2020-2021 में एक साल में 6.7 लाख करोड़ रुपीस जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टैक्सेस के ऊपर से मिले हैं। और पार्लियामेंट में मार्च में जो डिस्कशन हुई, तो मार्च में पार्लियामेंट में ये एक फिगर दिया गया था कि पिछले 6 सालों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो 300% टाइम्स ज़्यादा हुआ है 6 सालों में। पेट्रोल के ऊपर जो पैसे मिलते थे पहले, अगर आपको एक अमाउंट मिलती थी, तो अब इस अमाउंट का 300% आपको मिल रहा है।
फ्रॉम फ्यूल इन लास्ट 6 ईयर। तो धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो, टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज ही हुई है। कई लोगों की आर्ग्यूमेंट ये होती है कि ये एक प्रकार से कार्बन टैक्स है और पैसे जितने सरकार को यहाँ से मिलेंगे तो इनका इस्तेमाल एनवायरनमेंट और इन सारी चीज़ों के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेटअप करने के लिए किया जाएगा। यस, दैट इज़ राइट। लेकिन फ़िलहाल तो कोई ऐसे बड़े लेवल पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो द बेस्ट सॉल्यूशन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर हमें स्पीड चाहिए, अगर हमें ग्रोथ की स्पीड चाहिए, तो फ्यूल की प्राइस और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। और इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इसको जीएसटी के तहत लाया जाए। तो सरकार अब, या फिर जीएसटी काउंसिल इसके बारे में अब सोच सकती है। एजुकेशन एंड हेल्थ एजेंडा, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। इसके 2 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन है, इसका नाम है क्रिएट पब्लिक हेल्थ कैडर। ये के श्रीनाथ रेड्डी साहब ने लिखा है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हमारे देश को नए हेल्थ मिनिस्टर मिले हैं, मनसुख मांडविया साहब। और जब वो चार्ज संभाल रहे हैं तो सेकंड कोविड वेव जो है वो नियरली ख़त्म होने को है। और कुछ समय के बाद अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन थर्ड वेव के चांसेस जो हैं वो शायद, आई एम नॉट सेइंग होगा ही, लेकिन हो सकते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर में है तो वी कैन नॉट से कि ये ऐसा होगा ही, यू नेवर नो। अब हमें क्या करना है एज ए कंट्री? हमें 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो ये पेंडेमिक को कंट्रोल करना है और दूसरा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, तो इसमें जो बड़े बड़े गोल्स हैं उसको भी हमें अचीव करना है। नए मिनिस्टर साहब जब नई शुरुआत कर रहे हैं तो उनके पास एक बड़ा पैकेज भी है। 23,123 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल पैकेज है। ये कोविड इमरजेंसी के लिए है। और इससे पहले का जो पैकेज जो था 15,000 करोड़ का, उसके बाद ये वाला पैकेज है। तो पैसों की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर पैसों की इतनी कोई खास शॉर्टेज, ये फिगर्स जब हम देख रहे हैं तो जजिंग बाय द फिगर्स इतनी कोई खास शॉर्टेज उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है? व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री। हमने सेकंड वेव में ये देख लिया, फर्स्ट वेव में भी देखा था। फर्स्ट वेव के टाइम पर तो हमारे पास ना तो पीपी किट्स थी, ना तो हमारे पास मास्क थे। लेकिन उसके बाद हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया पीपी किट्स और सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगे। वैक्सीनेशन, हम आज तक यही देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने वैक्सीन्स प्रोड्यूस की। एशिया में चाइना और भारत ऐसे देश हैं, डेवलपिंग देश, ऐसे 2 डेवलपिंग देश हैं जिन्होंने खुद की वैक्सीन्स भी क्रिएट की। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। अब हमें और ज़्यादा हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। हमें फिर से वो एम्बुलेंसेस की बड़ी बड़ी लाइनें नहीं देखनी है। थर्ड वेव के बारे में ये कहते हैं कि बच्चों को थर्ड वेव सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो इट इज़ ए राइट डिसीजन। अभी कल ही हमने देखा कि सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि पीडियाट्रिक यूनिट्स हर एक जगह पर खोले जाएंगे और 736 डिस्ट्रिक्ट्स में पीडियाट्रिक यूनिट्स होंगे। और हर एक स्टेट जो हैं वो पीडियाट्रिक सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस को प्रायोरिटी देगा। हॉस्पिटल की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, बच्चों की हॉस्पिटल नहीं लेकिन जनरल हॉस्पिटल्स जो होती हैं तो उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, ये भी राइट वक्त है कि अभी से हम कर ले। उसके बाद कुछ अगर थर्ड वेव ख़राब हुई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सजेशंस हैं जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, घर के नज़दीक वाले एरिया में अगर कोई ग्राउंड है तो वहाँ पर एक टेम्पररी हॉस्पिटल सेटअप की जा सकती हैं, टेंट्स लगाए जा सकते हैं और उसके नीचे ऐसी हॉस्पिटल्स और आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी यही चीज़ हम कर सकते हैं। Installation of 1,000 plus liquid medical oxygen storage tanks with medical pipeline system is also a must to provide assured oxygen supply to all districts. I'm sure मुझे इसके ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोविड सेकेंड वेव में हमने देखा कि कैसी हमारी सिचुएशन हो चुकी थी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और INSACOG को मिलकर माइक्रोबियल सर्वेलेंस और जीनोमिक एनालिसिस को एक नए लेवल पर ले जाना चाहिए। वी मस्ट मॉनिटर कि किस प्रकार के अलग अलग स्ट्रेन्स चल रहे हैं, कैसे वायरस जो है वो अपग्रेड या फिर अपडेट हो रहा है। ये सारी चीज़ों का रियल टाइम डेटा हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास होना चाहिए। फिर हमारे जो नए हेल्थ मिनिस्टर हैं ये वेटेरिनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो पशु डॉक्टर हम कहते हैं, तो ये उनका बैकग्राउंड है। तो आई एम श्योर
कि उनका ये जो बैकग्राउंड है वो वन हेल्थ प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जाने में हमें काम आएगा। वन हेल्थ यानी कि हमारी पूरी जो इको सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एज वी नो। तो अगर कुछ एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं तो कुछ वायरसेस जो उन एनिमल्स में थे वो अब हमारे वर्ल्ड में भी एंटर हो सकते हैं। तो वन हेल्थ प्रोग्राम यानी कि हर एक पूरी इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स हैं, अलग अलग छोटे बड़े स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्सेट्रा, तो सभी की हेल्थ अगर सही रहेगी, हर कोई अपने अपने दायरे में रहेगा, हर कोई अपने अपने अपना अपना जो जोन है उस जोन में अगर हेल्थी रहेगा तो फिर ये एक डिजीज़ दूसरे अलग अलग स्पीसीज में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। हम हर रोज़ इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैक्सीन हेजिस्टेंसी भी आज हमें देखने को मिलती है कई जगहों पर, खास करके ग्रामीण विस्तारों में, तो इसको भी हटाने की आवश्यकता है। हेल्थ फोर्स की बात करें, हेल्थ वर्कफोर्स टू बी प्रिसाइज, जितनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स टेम्पररी या फिर परमानेंट हम क्रिएट करेंगे उतने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी। तो मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लाना, फिर उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग देना। थर्ड वेव की बात करें तो पीडियाट्रिक केयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आज से ही मीन्स नॉर्मल जो आईसीयूज़ हैं उससे थोड़ा अलग रहता है बच्चों के हॉस्पिटल में, तो राइट नॉलेज, राइट स्किल्स जो हैं वो इम्पार्ट करने की आवश्यकता है। और हमारी जो टीम है उनको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना। ज़्यादा लोग होंगे तो लोग टाइम पर ब्रेक भी ले पाएंगे, खाना पीना और उनकी खुद की पर्सनल हेल्थ के पीछे भी वो देखभाल कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय तक हम इस कोविड के साथ जो लड़ाई है या फिर युद्ध जो है उसको लड़ पाएंगे। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट। वी हैव टू बी बाईफोकल यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको कहते हैं बाईफोकल विजन। बाईफोकल यानी कि जो नज़दीक का है और जो दूर का है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम काम करें। नज़दीक का चैलेंज है थर्ड वेव या फिर कोविड वेव, और दूर का चैलेंज है जो बड़े बड़े गोल्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ओवरऑल हेल्थ जो है उसको प्रिवेंटिव जोन में ले जाना। अभी हम क्यूरेटिव जोन में हैं तो हम बीमार कम पड़े उस लेवल तक पहुंचना। तो ये सारे दूर के जो टारगेट्स हैं और नज़दीक के टारगेट्स हैं, उन दोनों को एक साथ हमें हैंडल करना होगा। एक इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको प्रिंट किया गया है। सोर्स है इसका वर्ल्ड बैंक डेटा टेबल्स। और देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जापान 9.2% स्पेंड करता है, भारत 1%, अपनी जीडीपी का 1%। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आप देखिए भूटान 6.9% और भारत सिर्फ 3.5%। अब हम बात करने वाले हैं टीच आवर टीचर्स बेटर। ये नरेंद्र जाधव साहब ने लिखा है, चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं आरबीआई के, और पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर रह चुके हैं, और बहुत सारे ही इज़ एट प्रेजेंट राज्यसभा के नॉन एफिलिएटेड मेंबर हैं राज्यसभा के, और किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। 34 इयर्स के बाद भारत नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया, इसको अप्रूवल मिल गया है। ये जो नई पॉलिसी है ये हमारे भारत जैसे यंग देश के लिए एक प्रकार से नेविगेशन सिस्टम है, राइट। ये हमें किस दिशा में हम जा रहे हैं वो हमें बताएगा हमारा नया, और वो तय भी करेगा ये नया एजुकेशन, हमारी नई एजुकेशन नीति या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे पाथ ब्रेकिंग या फिर इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हमें नए एजुकेशन मिनिस्टर मिले हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब। वो पहले ऑयल मिनिस्टर थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और एनईपी ने ये रेकमेंड किया है कि जो 3 साल हैं अर्ली चाइल्ड केयर के, 3 से लेकर 6 साल, तो इसको मर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा जो फ़िलहाल स्ट्रक्चर नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ऐसा है 5+3+3+4, तो इसकी जगह पर हमारा पेडागोगिकल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो प्री एजुकेशन है 3 से 6 साल हो, फिर प्राइमरी में 6 से 11, जिसमें क्लास 1 to 5 कवर हो जाए, फिर उसके ऊपर 11 से 14 में क्लास 6 to क्लास 8 कवर हो जाए, सेकेंडरी में एज 14 से 16, इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड, और हायर सेकेंडरी में 16 से 18, इसमें 11 और 12th की क्लासेस कवर की जाए।
यहाँ पर हमें ये भी चाहिए कि हमारे देश में हर एक बच्चा 3 से लेकर 6 साल की जो उम्र का एक छोटा सा बच्चा है, तो इसको फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी और डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट केयर और एजुकेशन मिले बाय 2025। इसका प्लान हमें आज से ही बनाना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना भी जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। राइट टू एजुकेशन के तहत जो 25% रिजर्वेशन मिलता है वो मिलना ही चाहिए। हमारे देश में 80 मिलियन बच्चे, 2011 का जो सर्वे है वो ये कहता है कि 80 मिलियन बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए थे। एनईपी 2020 कहती है कि 32 मिलियन ड्रॉप आउट हुए हैं। अब जो कम यहाँ पर एक ड्रॉप हमें देखने को डेफिनेटली मिला है, लेकिन ये सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो स्कूल जा रहे थे अब स्कूल में नहीं हैं, तो उनको वापस फिर से स्कूल में इंट्रोड्यूस करना, फिर से ये मेक श्योर करना कि उनकी कंप्लीट एजुकेशन हो जाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यूजीसी और दूसरे जो ऐसा रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके हमें हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ में तब्दील करना चाहिए। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूजीसी का जन्म जो है वो जब हुआ था तो ग्रांट्स देने मीन्स पैसे देने की बात थी, लेकिन फिर ये डैडी वाला रोल भी प्ले करने लगा कि जो आपको पैसे देगा वो आपको कुछ सलाह भी देगा, अगर नहीं मानेंगे तो दूसरे टाइम पैसे नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ यूजीसी ने भी की, तो एक इंस्पेक्टर राज आ गया और इंस्पेक्टर राज की वजह से एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी, उसकी जो शाइन है, उसकी एज जो है वो कहीं ना कहीं चली गई। रिसर्च की भी ज़बरदस्त खामी है हमारे देश में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होने की वजह से ही हमारा देश जो है वो बहुत पीछे रह जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो व्हाट वी नीड इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, कि हमारे देश में रिसर्च के बारे में लोग क्यूरियस हों, बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, उनको पता तो चले कि रिसर्च में करना क्या है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है ये, या फिर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो वंस यू नो कि रिसर्च क्या होती है, कैसे की जाती है, कितनी एक्साइटिंग चीज़ वो होती है, वंस यू नो दैट थिंग, तो फिर आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो स्कूल लेवल से ही हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। जो आजकल हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या ये इतना इफ़ेक्टिव है, ये सारी चीज़ें, कौन सी नई चीज़ें हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ लिबरल आर्ट्स या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू, ऐसे कुछ मॉडल्स हमें सेटअप करने होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे कि जॉब कैसे की जाती है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर आपको मिले, ये सारी चीज़ें। टीचर्स को तैयार करना होगा। जो टीचर्स के 2 सालों के प्रोग्राम हैं उनको फेज़ आउट किया जाए और 4 साल का एक अच्छा सा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, ताकि जब हमारे टीचर्स यानी कि हमारे जो मेन सेनापति हैं, अगर वो इतने ट्रेंड और सक्षम होंगे तभी हमारे बच्चे जो हैं वो सक्षम हो पाएंगे। एजुकेशन 4.0, स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। इसी के साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, मॉरल स्टडीज़, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कूल लेवल पर थोड़ा इन डेप्थ लेवल पर पढ़ाया जाए, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की बात जो है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि अभी हमारा देश एक यंग देश है, अभी हमने अपने आप को हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की और स्किल प्रोवाइड नहीं की, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो चली जाएगी। फिर एक वक्त तो आएगा जब हमारा देश जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, राइट। ज़्यादातर पॉपुलेशन की एज 45 या फिर 50 से ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर आज की कमाए गए पैसे, आज के कमाए गए जो भी हमने सेटअप किया है, वही चीज़ फ्यूचर में काम आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एंड ये है आपका प्रश्न। आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।